Select the most appropriate synonyms of the following words. निम्नलिखित शब्दों के जो विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों में से समानार्थक खोजना है। स्पॉन्टेनस, स्वतः, प्राकृतिक रूप से। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। एग्जॉस्टिव मीन्स समूचा, थका देने वाला। एक्विजिटिव मीन्स प्राप्त करना। इंस्टिंक्टिव होगा नेचुरली, स्वतः। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन इज कोपियस। कोपियस मीन्स बड़ी मात्रा में। डुप्लीकेट आप जानते ही हैं, एक दूसरी कॉपी, प्रतिलिपि, जेरॉक्स भी वही हुआ करता है। इमिटेटिव, नकल करते हुए। एम्पल, पर्याप्त। कोपियस, एम्पल, पर्याप्त, अधिक मात्रा में। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन इज कोक्स। कोक्स का अर्थ होता है बहलाना, फुसलाना। किसी को ललचाना। एल्योर, डिसवेड से रोक देना, मना कर देना। अपील, अनुरोध करना। और कंडेम, निंदा करना। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन इज जेपर्डी। जेपर्डी का अर्थ होता है डेंजर, खतरा। पेरिल का अर्थ भी है डेंजर, खतरा। सेफ्टी, सुरक्षा। फॉर्चून, भाग्य। डेस्टिनी, भाग्य। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। जेपर्डी मीन्स पेरिल। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। इन शब्दों का विपरीतार्थक खोजना है आपको। हेफ्टी, बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक। जेनरस, उदार। स्लाइट, हल्का, थोड़ा सा। लिबरल, उदार। और ईवल, बुराई। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। स्लाइट, हल्का। हेफ्टी का विपरीतार्थक है। नेक्स्ट वन, रुदलेस। रुदलेस मीन्स क्रूर। रुदलेस मीन्स क्रूर। मीन मीन्स नीच। कंपैशनेट मीन्स करुणामय, करुणा। सैवेज मीन्स क्रूर। इनह्यूमन मीन्स अमानवीय। कंपैशनेट is the correct answer choice. B is the correct answer choice. Next one, affinity means लगाव। इसका विपरीतार्थक देखा जाए, इंक्लिनेशन में झुकाव। अफिनिटी से नजदीक है। अट्रैक्शन, आकर्षण, ये भी अफिनिटी से करीब है। कॉर्डियलिटी, सौहार्द, ये भी अफिनिटी से करीब है। अवर्जन, नफरत, घृणा। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, ऑगमेंट। ऑगमेंट का अर्थ है बढ़ा देना, विस्तार करना। एक्सटेंड का अर्थ है विस्तार करना। डिमिनिश का अर्थ है कम करना। एक्सपैंड का अर्थ है फैलाना। स्प्रेड का अर्थ है फैलाना। डिमिनिश, कम करना। B is the correct answer choice. Next, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. A square deal, एक ऐसा समझौता जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो, से स्क्वायर डील कहते हैं। और डिजॉनेस्ट ट्रांजैक्शन, गलत, बेईमानी वाला लेन देन। अ नाइस डेकोरेशन,
यहां डेकोरेशन की कोई बात नहीं है। एन अनफेयर एग्रीमेंट, नहीं, फेयर एग्रीमेंट को कहते हैं, ये सही नहीं है, फेयर एग्रीमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, डी। नेक्स्ट वन डोंकीज ईयर्स का होता है बहुत लंबे समय से, अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस वन इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अ स्टूपिड आर्गुमेंट, गलत। अ वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत कम अवधि, गलत। फ्यूटाइल एफर्ट, गलत प्रयास, गलत। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, अ स्टोर्म इन अ टी कप, इसका अर्थ होता है कि किसी बात का बतंगड़ बनाना, इसे हम कह सकते हैं। डिस अरेंजिंग कटलरी, कोई संबंध नहीं है बर्तनों से इसका। अ सडन स्टोर्म ड्यूरिंग टी टाइम, कोई संबंध नहीं। अननेसेसरी टेंशन, अनावश्यक तनाव, नहीं। लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, दिस इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स अचानक अगर कोई कार्य हो तो उसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं, जो सामान्यतः शॉकिंग होता है। टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज, दिस इज द करेक्ट आंसर चॉइस। टू गेट गुड न्यूज, अच्छे समाचार मिलना, नहीं। खबर सुनना, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, out of the given alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. One who knows everything, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसे omniscient कहते हैं। ये ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। सर्वशक्तिशाली होता है, उसे omnipotent कहते हैं। जो हर जगह उपस्थित है, omnipresent कहते हैं। जो सब कुछ खाता है, उसे omnivorous कहते हैं। नेक्स्ट वन, a list of source materials that are used or consulted in the preparation of a work or that are referred to in the text. किताब लिखते समय जिन ग्रंथों का उपयोग करते हैं उसकी जो सूची होती है उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। वह जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। ये गलत है और ये भी गलत, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां शवों को पहचान के लिए रखा जाता है उसे मॉर्ग कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। हज आप जानते हैं, जो पिंजड़ा होता है खरगोश का, वह स्थान जहां पे शवों का दाह संस्कार होता है, और वह स्थान जहां चमड़े तैयार होते हैं, टैनरी। यहां डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड या सुनिश्चित या करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, यानी कि जो भी आपका कंपोनेंट है, यानी कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट जो है ना, वो देखना है कि ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं, तो वैसा हो रहा है कि नहीं, तो उस और कनेक्टेड या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस करेगा। तो क्या ये बूटिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, सेविंग होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो बूटिंग होगा ना। जब हमारा सिस्टम बूट करता है तो वहां पे हर एक लेवल पे देखिएगा कि हर एक का चेकिंग, हार्ड डिस्क, रैम, ठीक है, रोम, सब का ये क्या है, एक तरह से सीक्वेंस है। और सब का, इवन नॉट ओनली दैट, इवन योर हार्डवेयर ऑल्सो गेट्स चेक, ठीक है, कि आपका कीबोर्ड डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है कि नहीं। तो यही है हमारा बूटिंग। प्रोसेसिंग नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई वर्क करवा रहे हैं उसका आउटपुट चाहिए। सेविंग भी नहीं है, ये तो हार्ड डिस्क का है ना। कब करेंगे, जब इसको सेव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब इसको
सेव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइल सेव होता है ना, तो फाइल सेव को इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना एक अंदरूनी काम है। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी कि किसका हम इस्तेमाल किए थे सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। तो स्वाभाविक है फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यहां पे असेंबली लैंग्वेज तो उसके बाद आया, तो ये नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले आया। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ये दोनों अलग चीज है। सोर्स कोड क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसी कारण से ये दोनों हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, या एनिमेशन प्रोवाइडर यस करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, यानी कि छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पे चलता है, तो स्वाभाविक है उसको हम लोग कहते हैं एप्लेट। जो छोटा जो एप्लीकेशन होता है जो वेब पेज पे चलते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लेट कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैश मेरा क्या है, ये एक एनिमेटेड है, यानी कि एनिमेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग फ्लैश का यूज करते हैं। स्पाइडर क्या है, कि रोबोट है। ठीक है, बॉट्स आप कह सकते हैं, रोबोट नहीं बॉट कहिए इसको। इसका क्या काम है, ये वेब क्रॉलर की तरह ये जाता है वेबसाइट में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। कुकीज क्या है, कुकीज भी नहीं होगा। कुकीज का मेन काम क्या है कि हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एप्लेट। रिलेशनल डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम यानी कि इस वे में कर दे, तो उसको सिंपल क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो ब्लॉक तो नहीं होगा। रिकॉर्ड किसको कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं ना, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स लाइंग इन अ सेम रो, तो ये भी नहीं होगा। टपल्स, टपल्स उसी का फॉर्म है ना जो रिकॉर्ड के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो गया, टेबल हो गया। डैश का प्रयोग करते हुए कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस बताता है कि यह अगले कमांड का इंतजार कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट। तो आप जानते हैं ये जब एक कमांड एग्जीक्यूट किए, इंटर किए, तो फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है और ये वेट करता है आपके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, कमांड के लिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स तो नहीं होगा। जब हम लोग फाइल सेव करते तो डायलॉग बॉक्स उससे रिलेटेड नहीं है, मेनू से भी नहीं, फाइल जाएंगे मेनू पे जाएंगे, इससे रिलेटेड नहीं है। सिस्टम कॉल तो ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। हमारा क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इसको कहा जाता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, या इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे तेज रिकवरी प्लान में क्या होती है, मिरर डिस्क, रिस्टोर, यस, रीरन टेक्निक, चेक पॉइंट, डेटाबेस। हमारा होता है मिरर डिस्क। सबसे तेज रिकवरी जो प्लान होता है वो हमारा मिरर डिस्क होता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट कॉपीज ऑटोमेटिकली बनता है। रिस्टोर क्या होता है कि जब हमको कोई बैकअप लेना है, बात की बात बता रहे हैं, तो वैसा हमारा रिस्टोर होता है। चेक पॉइंट क्या है कि ये डिफरेंट पॉइंट्स है, आप किसी चेक पॉइंट बनाए हुए हैं तो कहीं से भी हम रोल बैक कर सकते हैं। डेटाबेस चेंज लॉग, ये तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मिरर्ड डिस्क हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या है, ओडीबीसी क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है। मिडिलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस उपलब्ध नहीं कराता है, मिडिलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस उपलब्ध करवाता है, जेडीबीसी जैसा है। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए,
ओडीबीसी और जेडीबीसी क्या है? एग्जाम्पल्स हुआ एपीआई का, तो हटा दीजिए ये दोनों को। मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस उपलब्ध कराता है, यही ना एपीआई है। और यहां तो उल्टा लिख दिया कि नहीं कराता, तो नहीं है, करवाता है। एक टेबल 4NF में होता है। यदि हमने 4NF के बारे में पढ़ा है ना, 4NF क्या करता है? रिमूव करता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को। किसको रिमूव करता है? मल्टी लेवल। तो यहां पे सभी एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर निर्भर हो या एक दूसरे पर निर्भर हो, सभी एट्रीब्यूट्स अनरिलेटेड होते हैं। किसी रो में किसी एंटिटी के बारे में दो या यस अधिक मल्टी वैल्यूड फैक्टर नहीं हो सकते। हमने अभी क्या बताया कि नॉट, यानी कि 4NF रिमूव क्या? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, यही चीज है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, सी हो जाएगा। मॉडल बनाने की विधि जो प्रस्तावित उत्पाद, सेवा या प्रणाली की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है कहलाती है क्या? यहां मॉडल लेवल के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जेड, रैड, टेम्पलिंग और टैड है, ठीक है। अब यहां पे समझिए, जेड तो आप समझते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जेड क्या हो गया? ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करवाता है रिक्वायरमेंट फॉर यूजर एंड डेवलपर, तो इसी कारण से ये तो हट गया। हाँ, रैड करवाता है, यस, टेम्पलेटिंग। टेम्पलेटिंग तो दूसरा वर्ड हो गया। टेम्पलेटिंग का मतलब क्या है? ये टेम्पलेट से रिलेटेड, जो हम लोग एक अक्सर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज करते हैं, ठीक है। टैड तो कोई इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो ये भी कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड हो गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा किसी यूआरएल का मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए, हम जैसे यूआरएल लिखते हैं, कोई भी यूआरएल, जैसे कि https://www.yahoo.com, ठीक है। यही मेरा एक यूआरएल है, ठीक है। अब इसमें हम एक और पार्ट लिख दिए हैं, index.html। रिसोर्स पाथ क्या हो गया? मेरा रिसोर्स पाथ तो यही हो गया ना। अब प्रोटोकॉल क्या हो गया? HTTP हो गया, यस। पोर्ट नंबर, अब यहां पे देखिए कोई मैंडेटरी नहीं है पोर्ट नंबर, क्योंकि जब भी आप इस तरह का प्रोटोकॉल यूज कीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली ये क्या पोर्ट नंबर क्या है? ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पोर्ट को ले लेता है, ठीक है। ब्राउजर क्या करता है? ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पोर्ट को ले लेता है। तो इसी कारण से हमारा पोर्ट नंबर है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर तो हमको मिल ही गया। निम्नलिखित के प्रयोग से अपने आंकड़ों में सूचना का एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए डीबीएमएस आपको अनुमति देता है। यानी कि जब हम एसक्यूएल में एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज, टेबल जनरेटर। ये टेबल जनरेटर नहीं है, ये जनरेट करता है टेबल को। रिपोर्ट जनरेटर रिपोर्ट जनरेट करता है, ये भी नहीं हो गया। विजार्ड क्या है? 1 by 1, ये क्या हो गया? आपका एक क्या हो गया? विंडो जो अपने आप में लिंक होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये भी नहीं हो गया। हमारा क्या है एक्सट्रैक्शन? वो है क्वेरी लैंग्वेज। डैश में बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराता है। तो कहां आपको मिलेगा बटन? ठीक है, तो स्वाभाविक है टूल बार में मिलेगा कि मेनू बार? मेनू बार में तो मिलेगा नहीं बटन, विंडो में मिलेगा नहीं, फाइंड में नहीं। फाइंड तो सर्च करता है, हमको कहां मिलेगा? टूल बार में, चाहे वो स्टैंडर्ड टूल बार हो चाहे वो फॉर्मेटिंग टूल बार हो। कंप्यूटर बंद हो जाने पर किसका कंटेंट्स लॉस हो जाता है?
इनपुट तो मेरा डिवाइस के बारे में बोल रहा है, तो इसको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट को भी नहीं। मेमोरी यानी कि मेमोरी में यानी कि रैम में पड़ा हुआ डेटा जो ही कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा उड़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया मेमोरी। इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर में एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या नाम है, प्रोग्राम। व्हाट इज दैट, प्रोग्राम। तो यहां पे वाइड, यस, एक्टिवेशन, वाइड एक्टिवेशन तो होगा नहीं, डेटाबेस भी नहीं होगा। डेटाबेस हमारा क्या हो गया, यह डेटा संग्रह करने के लिए, ठीक है। स्प्रेडशीट भी नहीं हुआ, स्प्रेडशीट में रोज कॉलम जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम आपका सही है, क्योंकि प्रोग्राम का डेफिनेशन ही कहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग डिजिटल, यानी कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, किसके द्वारा होती है, मॉडेम के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, डिजिटल कैमरा फोटो के लिए है, स्कैनर हमारे इमेज को यानी कि फिजिकल इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, मॉडेम। यही एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस 15 क्वेश्चंस यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली इन दिस सीरीज, दैट इज टेस्ट 5। आइए हम आपको बता दें, सबसे पहले ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। किसी संख्या का 1/5 और दिया है सर, और उसका 1/7 से 10 अधिक है, तो संख्या क्या है। सबसे पहले इस दोनों को बराबर करिए, इधर 5 से गुना, इधर 7 से गुना, ऊपर भी 7 से, इधर 5 से, तो इधर भी 5 से। तो 7 और 5 में अंतर कितने का, 2 का, यानी 2 अधिक है कितना, 10 से, तो 1 हो जाएगा 5 की वैल्यू। और मुझे संख्या निकालना है सर, तो 7 × 5 = 35 की वैल्यू हो जाएगी। 5 × 35 यानी 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में 2, 5 से 15, 2 17, 175 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कहां है बाबू, सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहां है, सी में है। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का एक रूल होता है, जिस बोर्ड मास के नियम से आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में बाबू ऑफ को सॉल्व करिएगा, फिर आप डिवाइड मतलब भाग को, और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना को, और एडिशन मतलब जोड़ को, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव को। तो देखो यहाँ पे सवाल जो है उसको पहले समझना। मुझे सबसे पहले इसमें सॉल्व करना है, तो 9 × 27, ये मुझे दे देगा 27 प्लस 7 × 4 = 28 में से अगर मैं 6 को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 6 को घटाऊंगा तो -22। ठीक है, और 7 × 4 कितना हो गया, 11 माइनस, और देखो बहुत सिंपल है सर, 16 माइनस, और यहां से कितना है सर, डिवाइडेड 8। देखो 27 में से 22 गया तो 5 हुआ, 11 में से 5 गया 6, और 16 में से आपका 6 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 8/10 हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, रुको, इसी पे मैं सॉल्व कर लूंगा। 9 × कितना हो जाएगा बाबू, 27। ठीक है, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और 7 × 4 = 28, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 में से 28 गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 7 और 4 11, 11 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 6। क्योंकि मैंने इस पूरे को जब सॉल्व किया था तो 27 और ये 28, तो -1 + 6 कितना हो गया सर, 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे इस सब का वैल्यू 5 आया था, तो 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, तो 16 में से 6 चला जाएगा, 16 में से क्या चला जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये पूरा मेरे लिए कितना हो गया बाबू, इस सब हो गया 10। अब मुझे 8 में भाग देना है, किससे, 10 से। हालांकि आप ध्यान देना,
ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, बाकी हमने जो बनाया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन को इनकरेक्ट मान लेना, ठीक है ना, तो बाकी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसमें ध्यान देना, इसमें बहुत सिंपल है सर। ये देखो 6.35, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.35 का होल क्यूब और प्लस 3.65 का होल क्यूब बटा, इसमें मैं क्या करूंगा तो ध्यान देना सब कोई इसमें हम बारीकी से इसको हम लिख सकते हैं 63.5 का स्क्वायर प्लस 36.5 का स्क्वायर माइनस 63.5 गुना 36.5। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये दशमलव का खाली खेल नहीं होता ना तो फिर काम आपका बन जाएगा। यहां से मैं एक दशमलव आपको निकालना चाहता हूं, तो देखो यहां तो क्यूब बने हुए हैं, तो सबको मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहां से 63.5 की मैं बात करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 6.35 का होल क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूं 63.5 का होल क्यूब गुना 10 का पावर 3। कितना लिख सकता हूं, 10 का पावर 3 लिख सकता हूं। फिर जब मैं इसे गुना करूंगा तो हो जाएगा 6.35। चूंकि देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें इसको जब लिखोगे तो 63.5 गुना 63.5 गुना 63.5, तो सब में आपका 10 10 10 10 निकलेगा, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं पूरे डाटा से। सर कितना ले सकते हैं कॉमन, तो 10 का पावर 3। देखो रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं, रिजल्टेंट वैल्यू बनेगा 10 का पावर 3, ठीक है, और यहां से बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहां से जब हम भाग देंगे, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, 10 का पावर 3 और ऊपर जो बनेगा वो बनेगा सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का पावर 3। तो ए की वैल्यू हो गई 63.5 प्लस 36.5, तो हो जाएगा 10 के पावर 3 बराबर गुना 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 6 3 9 1 10। अच्छा हमने कॉमन ही उल्टा ले लिया है, ठीक है, कॉमन हमें नीचा लेना चाहिए था, हमने कॉमन ऊपर ले लिया। जैसे हम कॉमन लेते ना तो मेरा जो डिजिट है मैं फिर इससे गुना करूंगा तो फिर इधर चला जाएगा, कॉमन मैंने गलत ले लिया है, कॉमन मुझे नीचे लेना चाहिए था। रुको, तो कोई बात नहीं, नीचे अगर कॉमन लेना चाहिए था तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिर जैसे मैं गुना करूंगा तो 635 बन जाएगा, मुझे कॉमन यहाँ पे लेना चाहिए था, ठीक है, और मैंने कॉमन यहाँ पे ले लिया। तो मुझे यहाँ एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, ये मैं लिखा हूं ना, इसको इन्वर्स कर लेना, ठीक है, और बस यहाँ से काम आपका बन जाएगा। सारा का सारा चीज क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ जो मैं लिखा हूं ना ये इन्वर्स हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा, सीधा जोड़ दो 6.35 प्लस 3.65, अब बट्टा हो जाएगा 1000। 10 का 0 यहाँ पे 63.5 होगा, 63.5 प्लस 36.5, 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 1 10 और बटा 1000। मैंने लिया कॉमन, ठीक, बट इनवर्स में लेना चाहिए, काटेंगे तो हो जाएगा 0.1 और आंसर कर लेना 0.1। हालांकि इतना ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड है ना कि बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, जैसे मैं अभी कंफ्यूज कर गया था। कोई बात नहीं, कह रहा है कि एक ही समय 2 रेलगाड़ियां में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए, यदि वह परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंची हो तो उनके चाल का अनुपात क्या होगा। कुछ करना नहीं था कि पहला रेलगाड़ी या दूसरा रेलगाड़ी के टाइम की अगर बात करते हैं तो 4 और 9 घंटा है,
स्पीड क्या हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो 9:4 काटोगे तो हो जाएगा, आप देख सकते हो 9:6। स्पीड के लिए बोला है ना, एक ही समय दो रेलगाड़ियां, ए से बी के लिए और दूसरा बी से ए के लिए, ये परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंची है 1 सेकेंड। ये ऐसे नहीं बनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों मिला और इधर गया एक इधर गया। तो देखो मान लो कि ए ओ का चाल इधर हो जाएगा, स्पीड 1 बटा स्पीड 2 बराबर रूट अंडर टाइम 1 बटा टाइम 2 बटा टाइम 1। कुछ नहीं करना है, अगर ए का हमें स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ ए चाहिए बटा स्पीड ऑफ बी चाहिए, तो टाइम आपको लेना पड़ेगा बी का। तो ए से बी के लिए दूसरी रेलगाड़ी ए के लिए रवाना हुई, कुछ मत करना, ध्यान से आप लोग देखना, एक 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/3 और ऑप्शन में खोज लो 2/3 यानी कि 3:2। एगो 3 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा। देखो हम बता देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रूट अंडर ए की चाल, बार बार मैं उल्टा लिख देता हूं, ए की चाल बटा बी की चाल बराबर रूट अंडर बी का समय बटा ए का समय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक लड़का अकेला उसे 18 दिन में, तो एक स्त्री उसे कितना दिन में कर सकती है। देखिए, एक पुरुष, एक वुमेन और एक बॉय 3 दिन में कार्य को कर सकता है। कह रहा है कि यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में कर सकता है, मतलब कि मैन के 6 दिन का कार्य और एक लड़का उसे 18 दिन में, बॉयज के 18 दिन का कार्य, स्त्री उसे कितना दिन में कर सकती है। तो तीनों मिलकर के 3 दिन में कर सकता है। तो हम यहां से आपको एक चीज और बताते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं मैन और बॉयज का रेशियो लिखूंगा ना सर, तो ये 3:1 हो जाएगा। कैसे? 6 से काटेंगे 3 बार में, ये 3 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला है, बारीकी से समझिएगा कि एक स्त्री उसे अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है। कुछ मत करिए, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय कितना दिन में सर करेगा? 3 दिन में। तो कह रहा है कि आप लोगों से कि एक लड़का उसे 6 दिन में कर सकता है। यहां बराबर कर लीजिए, किसी भी एक को उठा करके रख लीजिए। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, तो एक मैन इंटू 6 कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और यहाँ खाली पुट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 1 3, वुमेन हो जाएगी 1 प्लस, आपसे क्या पूछा है सर? एक स्त्री ना, एक सेकेंड रुको, ये मैन और बॉय का है ना, तो वुमेन का रहने देना और बॉय का यहाँ पे गुना कर लेना 1 से। 3 बराबर मैन का कितना हो गया सर? 3 गुणे 6, 3 से 3 कट गया, तो 3 1 4 हो गया। तो वुमेन बराबर हो जाएगा 3 1 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2। ये तो वुमेन का क्षमता निकला। अब तुम काम निकालो, वर्क निकालो, कुछ नहीं करना, इसको उठाओ यहाँ पे, एक मैन एक वुमेन एक बॉय 3 दिन में। तो इसमें मैन की क्षमता 3 हो गई, वुमेन की क्षमता 2 हो गई, बॉय की क्षमता 1 हो गई और गुना 3 यानी 18 कार्य हो गया। और इस 18 कार्य को अगर ये करेगा और वुमेन करेगी, तो 18, वुमेन की क्षमता 2 है, तो कटेगा तो हो जाएगा 9 दिन, 2 9 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लॉन्ग चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बेसिकली हम बता दिए हैं, एकदम आप 0 लेवल से उसको कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में NUISANCE के रूप में, इरेशियोर को 106 के रूप में, तो उसी से फिलिप्स को क्या करेंगे? देखो, NUISANCE, N का हो गया 14, इसका 21,
T का 20, S का 19, A का 1, N का हो जाएगा 14, C का हो जाएगा 3, E का हो जाएगा 5। 5 3 8 4 12 1 13 और 9 22 1 23 और 4 27 के साथ हाथ में कितना हो गया? 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, 1 9। यहां ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं जोड़ लेता हूं। 5 3 8 4 12 1 13 और 9 22 1 23 और 4 27 के साथ हाथ में 2 और 2 1 3 3 1 4 4 2 6 2 8 1 9 97 है। तो 134 से कितना ज्यादा है? 14 में से 7 गया 7 और 12 में से 9 गया 3, 37 ज्यादा है। तो फिर अब आपको अगला भी चेक करना होगा, इरेशियोर का। इरेशियोर 5 है, 18 है, 1 है, 19 है, 21 है और 18 है और 5 है। 5 8 13 1 14 और 9 14 9 23 1 24 8 32 5 37 का 7 और हाथ में हो गया 3 1 4 2 6 1 7 1 8 87 है सर। तो 106 में से घटाएंगे, 16 में से 7 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, 19 घट रहा है। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं इसको कर सकता हूं अप्लाई के तौर पे। ठीक है, और उसी तरह से देखो 19 है, फिर 37 है और मैं फिलिप्स की बात करूंगा तो 14 21 है। ठीक है, 21 20 41 और 9 50 10 60 1 61 4 65 10 75 5 80 और 14 94 3 97, बिल्कुल सही जोड़ा है मैंने। यहां से मैं जोड़ूंगा तो 18 5 23 1 24 और 20 44 1 45 और 5 50 और 50 और 37 87 है। 106 इसको कैसे लिखा गया है ये आपको पता करना पड़ेगा। 4 3 7 1 8। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलिप्स का हम देख लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ डाटा का मिसअंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौका 32 5 37, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपके मन में कुछ सवाल होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कि कोई सीरीज गड़बड़ है तो इसका आंसर निकालना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ठीक है, इसको रहने देना। आ जाना भाई, इसको देखो। 5 व्यक्ति ABCD एक बेंच पर सभी पार्क की तरफ मुंह करके बैठे हैं। D C के बाएं दूसरे स्थान पर है लेकिन B के ठीक दाएं है। यदि E बेंच के एक छोर पर और D के बगल में बैठा है तो A का सही स्थान क्या है? देखो 5 व्यक्ति हैं और एक पार्क है। ऐसे देखो 5 व्यक्ति, कह रहा है कि D C के बाएं दूसरे स्थान पर लेकिन B के ठीक दाएं है। यदि E बेंच के एक छोर पर कहीं कॉर्नर पे बैठा होगा तो E जो है बेंच के एक छोर पर लेकिन B के बगल में बैठा है। B के जस्ट बगल में, इधर भी हो सकता था। कह रहा है कि D C के बाएं दूसरे स्थान पर। D जो है ना C के बाएं दूसरे स्थान पर। जैसे यहां मैं C के रख दूंगा, इधर D बैठ जाएगा लेकिन B के ठीक दाएं है। तब B के ठीक दाएं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। D के ठीक दाएं है तो यहां से कर सकते हो, यहां से 2 ठो लेके चलना कि D जो है C के बाएं, तो C है ना, तो C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया D, लेकिन B के ठीक दाएं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे भी बन सकता है। तो कह रहा है तो A का सही स्थान क्या है? तो 4 गो हो ही गया, A यहाँ पे हो जाएगा तो E यहाँ पे E हो जाएगा। तो एक तो हो गया ना कि E के A का सही स्थान क्या है? A का सही स्थान अगर देखोगे तो A के बारे में तो कुछ बोला नहीं है इसमें। D C के बाएं दूसरे स्थान पर, D जो है ना वो C के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर, C के बाएं इधर से करोगे, यहाँ एक खाली जगह है, A को यहाँ पे बैठा दो। चूंकि यहाँ मजबूरी है बैठाना तो E के दाहिने A का स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E के दाएं। किसके दाएं? E के दाएं, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता मेरे भाई के इकलौता बेटा है।
मतलब कि मेरा पोता, कल्याण ने कहा उनका पोता। मान लो हम फोटो हैं और मेरा एगो बेटा होगा, उस बेटा का एगो बेटा होगा, ठीक है। मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो मेरे भाई का मतलब कि इसका भाई का इकलौता बेटा है, ठीक है। उस व्यक्ति का कल्याण से, कल्याण के बारे में नहीं बताना है, तो इसका क्या लग जाएगा, तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कल्याण ने कहा कि उनका पोता, इस व्यक्ति के बारे में बोला है कि मेरे भाई का इकलौता बेटा है। तो मेरे भाई के इकलौता बेटा है सर, मेरे भाई का इकलौता बेटा है, उनका पोता। तो यहां पे ना हो जाएगा, इसके भाई के इकलौता बेटा है, तो कल्याण है ये। इसने कहा है कि इनका जो उनका पोता मेरे भाई का, मतलब कि मान लो सामने वाला है, मैं बोले कि इसका पोता मेरे भाई के इकलौता बेटा है, तो कह रहा है कि उस व्यक्ति का कल्याण से, तो उस व्यक्ति के कल्याण से क्या संबंध है, तो व्यक्ति क्या लग सकता है, उसका पिता लगेगा। क्या लगेगा, उसका पिता। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक शिक्षक और महिलाओं के बीच को भली भांति, तो चिकित्सक और शिक्षक जो है दोनों महिला हो सकती है, उसके अंतर्गत आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, और इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है और इसको बारीकी से जानना है। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही स्थान है जो दूसरी का पहली से। देखो 17 दूना 34, 17 तिया 51, देख रहे हो ना। 14 दूना 28, 17 गुना 2, 17 गुना 3, 14 गुना 2 और 14 गुना 3, और ये हो जाएगा 23 गुना 2, और आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 23 गुना 3, 23 तिया 69। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेट काफी अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छे से इसका पूरा डिस्कशन देख लिए, और इसमें जो भी आपको लगे अपने मन का विचार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।